हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान शक्ति पर। यहाँ पे हम 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे लेंथी चैप्टर है, सबसे लंबा चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज इसके अंदर आती है। इस चैप्टर में हम उस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पे जो भी चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद हम चैप्टर पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद है क्या, ठीक है। फिर हम जाएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार फैला, किस प्रकार पनपा, क्या उसका रेवोल्यूशन आया यूरोप के अंदर, क्या क्रांति आई। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रवाद क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या, तो राष्ट्रवाद को यहाँ बताया कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है। क्या है? एक ऐसी विचारधारा यानी कि ऐसी सोच है जो किसी भी राष्ट्र के सभी सदस्यों यानी जो उस देश के अंदर नागरिक रहते हैं, जो उस देश के अंदर लोग रहते हैं, उस सभी सदस्यों में एक साझा पहचान। यहाँ पे साझा पहचान से क्या मतलब है? यहाँ पे हम जैसे देश के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, पर जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, तो सब अलग अलग धर्म के लोग हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएं। क्या बोलेंगे हम? विभिन्नताएं। तो यहाँ पे विभिन्नताएं हैं हमारे पास। तो विभिन्नताएं होने के बाद भी इतने सारे धर्म हैं हमारे देश में, इतनी सारी जातियां हैं, फिर भी हम एक साझा पहचान यानी राष्ट्रवाद, यानी आप इसे बोल सकते हैं एक देश। राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ? देश के नागरिक है, देश प्रेम, देश भावनाएं पैदा होगी हमारे अंदर। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद क्या है कि एक देश के प्रति देश भावनाएं पैदा होना। तो इस देश भावनाओं को पैदा करने के लिए, राष्ट्रवाद की जड़ें जमाने के लिए कई सारे प्रतीकों का इस्तेमाल करा जाता है। देखो यहाँ पे कई सारे प्रतीक से मतलब है कि यहाँ पे अभी यूरोप की बात चली, तो यूरोप के जो प्रतीक चिन्ह है वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे उस देश का राष्ट्र ध्वज होगा, राष्ट्रगान होगा, राष्ट्र प्रतीक होगा, जिस प्रकार से हमारे देश में होता है। हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में तिरंगा है हमारा, और जब तिरंगा फहराया जाता है तो सारे देश के नागरिक के अंदर राष्ट्र प्रेम जाग जाता है, राष्ट्र भावनाएं जागती है, उनके प्रति सम्मान जागता है। राष्ट्र प्रतीक है अशोक चक्र। जब राष्ट्रगान बजता है तो देशभक्ति जागती है हमारे अंदर, ठीक है। तो ये ऐसी विचारधारा है जो साझा पहचान, कि हम अलग अलग हैं, पर जब देश की बात आती है तो देश के, हम एक देश के नागरिक हैं, एक देश है हमारा, तो देश के प्रति वफादारी, देश के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। तो ये राष्ट्रवाद है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट पॉइंट हम करने वाले हैं। यहाँ पे देखो यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा यूरोप में। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट में जब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार पनपा, किस प्रकार इसका उदय हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोप की, कि यूरोप क्या है। यूरोप दोस्तों एक महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप। जैसे एशिया एक महाद्वीप है, उसी तरीके से यूरोप भी एक महाद्वीप है, ठीक है। तो यूरोप एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। यूरोप में जो है अलग अलग देशों से मिलकर यूरोप बना है। अलग अलग देशों से यहाँ पे कहना है, देखो बहुत सारे देश इसके अंदर जुड़ते हैं। जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, ये सारी कंट्रीज जो है वो यूरोप के अंदर आते हैं, यूरोप के अंदर, ठीक है। इन सारी कंट्रीज में जो है वो क्या है? लोकतंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब है लोगों का राज। परंतु यहाँ लोकतंत्र होते हुए भी क्या उस समय पे, आज से अगर मैं यहाँ बोलूँ कि आपको उस समय पे जो है यहाँ पे यहाँ के लोगों को लोकतंत्र होते हुए, अब तो लोकतंत्र यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ उस समय देश से इनको प्यार नहीं था, इनको प्यार था सिर्फ राजा से। ये किसके वफादार थे? राजा के। तो यहाँ पे वफादारी किसकी निभाते थे? राजा के प्रति इनकी वफादारी थी। तो ये लोकतंत्र आए इसमें कायम हुआ है, ठीक है, यूरोप में। अच्छा देखो, जैसे बताते हैं 19वीं सदी का मध्य में यानी मिडल एज में, 19th सेंचुरी के, तो यूरोप के जो देश थे उसके देशों का जो रूप था, जैसे आज हम देखते हैं यूरोप को, यूरोप के जो देश, इनके फ्रांस को, जर्मनी को, ब्रिटेन को, अगर आप आज के रूप में देखते हैं हम, तो ये वैसा नहीं था जैसा आज है, ठीक है। ये आज जैसा वैसा यहाँ पे क्या था? अलग अलग विभिन्न क्षेत्र थे, अलग अलग, और यहाँ पे अलग अलग वंश के
जो लोग थे वो राज करते थे, यहाँ पे राज करते थे, यहाँ पे राजा हुआ करता था दोस्तों। तो यहाँ पे क्या था, सिंपली यहाँ था राजतंत्र, राज था यहाँ पे, दूसरे लोगों का राज था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो यूरोप के जो लोग थे वो सीधी सी बात है वो राजा के प्रति वफादार थे, ना कि देश के प्रति। जिस प्रकार से राजा का जो भी कार्यवाही करता था, राजा जो भी भलाई करता था या बुराई करता था, जिसको तो राजा के प्रति ही वफादार होंगे, राजा के, ना कि देश के प्रति। तो यहाँ राष्ट्रवाद उस पे। तो यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट में क्या है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं उस समय पे जब परिवर्तन होने शुरू हुए, परिवर्तन होने शुरू हुए, यानी कि उस समय पे था राजाओं का राज, राजाओं का। तो जब लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि राजाओं का राज जो है, जैसे उस काल में कई ऐसे परिवर्तन हुए जिसके कारण समाज में बदलाव हुए, और समाज में आए इन परिवर्तनों ने लोगों के जीवन में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा कर दिया। तो यहाँ पे आपको बताया है कि उस समय पे ऐसे क्या परिवर्तन हुए। उस समय की हम बात करें हम 1789 की। इस समय पे जो है राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रांस, जो यूरोप का ही एक देश है, फ्रांस में क्रांति छाई। क्रांति का अर्थ होता है विरोध। क्या मतलब है? विरोध, यानी विरोध करना। उस समय पे जो फ्रांस का राजा हुआ करता था, जो फ्रांस का कौन था? राजा। अगर आपको नाम पता है तो फ्रेंड दोस्तों आप अपने कमेंट में नाम लिख के भेजो इसका, ठीक है, और नहीं तो मैं बताऊंगा आपको बाद में। और जो फ्रांस का जो राजा था, उसमें फ्रांस का राजा कौन था, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। फ्रांस का जो राजा था उसने मतलब इतने ज्यादा खराब नियम बनाए, इतने ज्यादा उसने प्रताड़ित करा, उन्होंने लोगों को इतना परेशान कर दिया कि लोगों ने कहा भैया राजा तो बेकार है, राजा से प्रेम करना बेकार है, क्योंकि उनको पहले राजाओं से प्रेम था। किससे प्रेम था? देश के प्रेम था ही नहीं, राजाओं से प्रेम था। उन्होंने कहा पहले राजाओं से बेकार है तो देश से प्रेम करो, ठीक है, देश से प्रेम करेंगे, देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उस समय पे जो है फिर वो विरोध करा, यानी क्रांति चाहिए 1789 में। बट ऐसा नहीं होता कि उसी टाइम क्रांति हुई तो उसी टाइम चीजों में बदलाव हो गया। हर बदलाव को, किसी भी नई विचारधारा को, यानी राष्ट्रवाद को भी अपनी जड़ जमाने में लगभग 100 साल का समय लगा। तो यहाँ पे 1789 में जब फ्रांस के बाद जैसे फ्रांस में क्रांति छाई, क्रांति से फिर लोगों को पता लगा कि देश से प्रेम करना ज्यादा जरूरी है, ना कि राजा से, क्योंकि राजा कभी भी कुछ भी नियम बना सकते हैं। तो यहाँ के लोग पहले राजा से प्रेम करते थे। क्या था? उनको राजा से प्रेम हुआ था, पर राजा के उल्टे सीधे नियमों की वजह से, जैसे टैक्स ज्यादा चुकाना, तो उस समय पे जो राजा हुआ करता था, मैं आपको बताया था दोस्तों, लुई 16, क्या नाम था? लुई 16, यानी 16 जिसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पे 16वें नंबर का लुई था, ठीक है, और वो फ्रांस का राजा हुआ करता था। और उसने इतने नियम बनाए कि वहां के लोग जो है वो उससे पहले उससे बहुत प्रेम करते थे, फिर वो उसके प्रति गुस्सा तो यहाँ पे हम दोस्तों बता रहे हैं, पहले राजा के प्रति उनको बहुत प्रेम था, उनके प्रति वो बहुत वफादार थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ, उसके विरोध में उतर गए। उन्होंने कहा भैया 1789 में उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ फ्रांस वालों से, तो फ्रांस ने जो है वो विरोध कर दिया, और विरोध यानी क्रांति फैला दी। अब वो क्रांति फैली धीरे धीरे फ्रांस से होते हुए फिर आगे के राज्यों देशों में फैली। आगे के देश जैसे जर्मनी हो गया और फिर इंग्लैंड हो गया, ठीक है, तो सब जगह पे धीरे धीरे फैलती चली गई। और फिर नए राष्ट्र के निर्माण की क्रिया जो है 1789 में शुरू हो गई। क्योंकि यहाँ पे कोई डाउट है तो अगर आप कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम फिर करते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की। तीसरी बात यहाँ पे बात करते हैं, देखो इस लंबी प्रक्रिया के जो अंतिम चरण हुआ, तो फ्रांस जो है एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में उसका गठन हुआ, यानी प्रजातंत्र आ गया। प्रजातंत्र यानी तंत्र कह लो या फिर कह लो आप लोकतंत्र, तो दोनों बातें सेम है। प्रजा, लोकतंत्र, लोक और प्रजा मतलब लोग निवासी, ठीक है, लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब राज। तो प्रजातंत्र का मतलब हो गया लोकतंत्र, और प्रजातंत्र सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ था, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1789 में ही फ्रांस के
जो है क्रांति से हुई थी, ठीक है। और उसके बाद इसका हुआ ये कि इसके बाद जो है यही सिलसिला कई देशों में चलता रहा, अन्य देशों, यूरोप के कई और देश थे, जर्मनी में भी चला, ठीक है, इंग्लैंड में भी, और सब जगह पे ये चलने लगा। 20वीं सदी की जो शुरुआत हुई तो पूरा विश्व जो था वो आधुनिक प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। अच्छा देखोगे तो अगर उस समय पे जो प्रजातंत्र आने से पहले क्या था, राजतंत्र था। हमारे जैसा हमारा अगर देश देखते हो, भारत देश में भी जो है वो राजतंत्र ही हुआ करता था, ठीक है। और अलग अलग राजा जो थे वो राज करते थे, छोटे छोटे नगरों में राज करते थे। और उसके बाद हमारे देश में भी लोकतंत्र स्थापित हुआ है। और वैसे ही जो है आपका यहाँ पे हुआ यूरोप में भी अलग अलग राजा राज करते थे। फ्रांस में हो गया, जर्मनी में हो गया, इंग्लैंड में हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग राजाओं का राज हुआ करता था। और धीरे धीरे जो है जब फ्रांस में 1789 में गठन हुआ, अब उस समय ये इसलिए हुआ कि भाई राजा जो था वो इस तरीके से, राजा का राज करना देखो ऐसा होता है ना कि तानाशाही वाला राज हो जाता है। तानाशाही मतलब डिक्टेटरशिप वाला, तो वो अपने ही नियम कानून बनाते थे, अपना ही वो टैक्स ज्यादा लगाना सब कुछ। तो यहाँ पे और सभी का सम्मान बराबर हो गया, ठीक है। और सब यहाँ लोगों का तंत्र हो गया, यानी प्रजा यहाँ पे राज करने लगी। और लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा अपने राजा को यानी अपने लीडर को चुना जाना। तो यहाँ पे 20वीं सदी की शुरुआत में फिर उसके आधुनिक दुनिया की आधुनिक प्रजातंत्र की यहाँ बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। और सबसे पहली बात आपको मतलब बता देता हूँ क्रांति होती क्या है। तो क्रांति क्या होती है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, और एक मतलब बोल सकते हैं आप इसको चेंज, ठीक है। परिवर्तन, बदलाव और चेंज। और किसी भी देश के अंदर अगर कोई परिवर्तन करना है, कोई बदलाव लाना है, कोई सिस्टम में बदलाव करना है, तो उसका सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है विरोध। तो यहाँ पे क्रांति का सीधा अर्थ होता है विरोध, यानी परिवर्तन के लिए विरोध किया गया। तो फ्रांसीसी क्रांति यानी वहां पे किस चीज का विरोध करा जा रहा था, वहां पे करा जा रहा था राजा का विरोध। तो उस समय पे जो वहां पे राजा हुआ करता था वो था राजा लुई 16 राजा जो था इनका फ्रांस में हुआ करता था। और उसको हटाकर वहां पे लोगों को संविधान, ठीक है, क्या लगाना था, संविधान लगाना था। और ये संविधान लगाया गया, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति ने वहां की राजनीति और संविधान में कई बदलाव किए। तो यहाँ पे आपको बताया राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस, यानी राष्ट्रवाद में पहली बदलाव, अभिव्यक्ति मतलब बदलाव कब हुआ, पहले बार बदलाव का जो चरम सीमा स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1789 में। तो फ्रांस की क्रांति का उद्गम 1789 को माना जाता है। तो अब आप यहाँ पे यही तो सोच रहे होंगे कि ना कि फ्रांस में ऐसा हुआ क्या जो क्रांति हुई। तो यहाँ पे वहाँ का जो राजा लुई 16 था उन्होंने कुछ ऐसे नियम कानून लगाए जिसकी वजह से वहाँ की सत्ता पे लोगों को जो है राजा पे से ज्यादा प्रेम जो है उनको देशभक्ति पे छाया। तो उन्होंने 1789 में इसका जो है सत्ता का स्थानांतरण करा, राजतंत्र से उन्होंने प्रजातंत्र में संस्था को हुआ। और प्रजातंत्र का जो है इसने संस्था को बनाने में नागरिकों को द्वारा इसका सारा कार्यभार किया गया, जिसमें लगाया गया संविधान, ठीक है। संविधान के अंदर मौलिक अधिकार आ जाते हैं लोगों के, यानी कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबके लिए समान धर्म, सबके लिए सबके लिए जो है समान कर्तव्य और समान नियम कानून बनाए गए, ठीक है। और यहाँ पे तो ये है राष्ट्रवाद का फ्रांस। तो राष्ट्र की भावना की रचना कैसे हुई, राष्ट्रवाद जो हमने पढ़ लिया, राष्ट्र की भावना कैसे हुई। तो सबसे बड़ी बात तो क्रांतिकारियों ने, जो क्रांतिकारी जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना स्थापित करी और उनका बहुत बड़ा अहम योगदान है, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, जैसे जो राजसी प्रतीक, सबसे पहले क्या होते हैं, किसी भी जगह की पहचान जो होती है, किसी भी चीज की पहचान जो होती है, उसके निशान, उसके चिन्ह होते हैं, उसके प्रतीक होते हैं। तो राजसी जो प्रतीक थे, जो राजा के प्रतीक थे, उनको हटाकर नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया। जो फ्रांसीसी झंडा जो था वो लोगों के द्वारा झंडा था, लोगों का दिया हुआ झंडा था, तो उसका इस्तेमाल करा गया ताकि सारी जनता एकजुट हो जाए, ठीक है। और पहले राजा का राज था तो राजा का झंडा यूज करा जाता था। तो राष्ट्र के नाम पर हर देश के अंदर एक राष्ट्रगान होता है, ठीक है। हमारे देश में भी जैसे राष्ट्र प्रतीक है, राष्ट्रगान है, तो वैसे ही वहां से जो राष्ट्रगान है वो नए बनाया गया, वो उसकी स्तुति करी गई। शहीद जितने भी लोग क्रांतिवीर जो कहलाए, जो क्रांति करते हुए शहीद हो गए थे, उनको सबसे पहले उनका सम्मान करा गया, उनको नमन किया गया। एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए।
जैसे लोकतंत्र में जैसे संविधान के अंदर एक जैसे नियम होते हैं ना, कोई भी जाति धर्म के सभी के लोगों का सर्व सम्मान होगा, वैसे नियमों को बनाया गया ताकि लोग अपना जियो और जीने दो का फॉर्मूले पर काम कर सके, जीने दे। फ्रांस में सबसे ज्यादा प्रचलित था उस समय पर कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स। जैसे अगर आप अभी जाते हो किसी भी राज्य में, सपोज आप बिहार से हरियाणा जा रहे हो, हरियाणा से बिहार जा रहे हो, तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है। तो वो टैक्स जो उस समय पे लगता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक जगह से दूसरी जगह में जाने का, वो टैक्स को इन्होंने खत्म कर दिया गया, वो समाप्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ पे भाषा का बदलाव करा गया, जो फ्रेंच थी, जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी, उसको वहाँ की राष्ट्रीय आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया ताकि लोग जो है एकजुट हो सके। तो उनका मेन काम क्या था कि लोगों के दिलों में देश के प्रति वफादारी और देश के प्रति राष्ट्रवाद, प्रेम भाव और जो है देश के प्रति इज्जत को बढ़ाया जाए। तो इसीलिए उन्होंने ये सारे काम करने पड़े। अन्य देशों में क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ हम पॉइंट डिस्कस करें कि जो यूरोप में रेवोल्यूशन हुआ था, जो यूरोप में क्रांति हुई थी, उस क्रांति का जब 1789 में वो क्रांति हुई, तो उसके बाद जो यूरोप है उसके और जो देश थे उन देशों में क्या फर्क पड़ा। तो यहाँ पे बात करेंगे, जैसे फ्रांस में होने वाली जितनी भी गतिविधियां थी, उन्होंने यूरोप के कई बड़े शहरों को, कई शहरों के लोगों को प्रभावित किया। तो यहाँ पे कई जो लोग हैं प्रभावित हुए, क्या प्रभावित हुए भाई, लोग सोचने लगे कि भाई फ्रांस में जो है राजतंत्र 1789 में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया। ठीक है, उस समय पे जो लोग थे वो राजा के प्रति कितने ज्यादा भावुक थे, राजा के प्रति कितना प्रेम करते थे, और वो राजतंत्र को खत्म करके जो है लोगों ने वहाँ पे लोकतंत्र कायम करा। तो वो लोगों को बहुत प्रभावित कर रहे थे उस चीज से। तो इन शहरों में जो शिक्षित मध्य वर्ग के जो लोग थे, यानी जो पढ़े लिखे जो लोग थे, मिडिल क्लास जो लोग थे, तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या करा, और वो भी खासकर जो छात्र थे, जो छात्रों ने मिलकर एक जैकोबिन क्लब बनाया। तो यहाँ पे जैकोबिन क्लब जो बनाया, यानी जैकोबिन क्लब का जो काम था, ये इन्होंने जो मध्य वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो छात्र थे, उन्होंने जो जैकोबिन क्लब बनाया, उसका कार्य क्या था, इन क्लबों का काम था कि फ्रांस की जो सेना थी उनको अपने देश में आने का रास्ता साफ कर दिया जाए, उनको आने दिया जाए। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने क्या कहा, जो लोकतंत्र था, जो यहाँ पे जो उनका रेवोल्यूशन हुआ था, उस रेवोल्यूशन के खत्म होने से, उस रेवोल्यूशन के होने से, और जो यहाँ पे राजा का राजतंत्र खत्म होने से, और क्या लागू करा गया, लोकतंत्र 1789 में। अच्छा, ये बात होती है कि देखो 1789 जब लोकतंत्र वहाँ पे लागू हुआ, जब वहाँ पे राजतंत्र खत्म हुआ, उस समय पे सारे देश गुलाम थे। ठीक है, इवन हमारा भारत भी गुलाम के उसमें था। तो धीरे धीरे सबसे बड़ा प्रभाव सिर्फ यही नहीं, और भी देशों में हुआ, जितने भी गुलाम देश थे, सबने ये सोचा कि भाई राजतंत्र को खत्म करा जा सकता है। ठीक है, और लोकतंत्र कायम कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ों ने बहुत प्रभावित करा। और यहाँ पे 1790 के दशक जो बोलते हैं हम, 10 सालों का गैप जो होता है, ठीक है, और उसमें जो है फ्रांस ने अपनी सेना को जो है घुसपैठ करने का दिया जैकोबिन क्लब वालों ने। तो फ्रांस की सेना चली गई थी हॉलैंड में, चली गई स्विट्जरलैंड, बेल्जियम में भी घुस गई, इटली में भी घुस गई। ठीक है, और इस तरह से फ्रांसीसी सेना ने क्या करा, जितने भी देश थे बाकी, उसमें राष्ट्रवाद कि भैया इन्होंने बोला कि देश से प्रेम करो, राजा से प्रेम करके कुछ नहीं हासिल होगा, देश से प्रेम करो, देश से वफादारी निभाओ, तो आपके लिए अच्छा होगा, और विकसित होंगे, आप विकास करेंगे, हमारा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो उन्होंने प्रचार करा कि राष्ट्रवाद क्या है, इसका प्रचार करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। तो आज हमने क्या टॉपिक कवर करे हैं? अच्छा, आज हमने टॉपिक कवर करे हैं जो हमारे इसमें रिवीजन हम कर लेते हैं एक बारी। हमने पढ़ा राष्ट्रवाद, और यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद फैला। तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति ने इसमें सबसे अहम रोल निभाया, जिसने राष्ट्र की भावना की रचना करी, राष्ट्र भावना, राष्ट्र प्रेम की रचना करते हुए चले थे। तो ये टॉपिक्स हमारे आज कवर करे हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तो दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम थोड़ा सा और लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।